नागरिकता कानून को देश में लागू कर दिया गया है और संकेत तो पहले ही मिले थे, लेकिन कल शाम को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि सीएए लागू हो गया है। अब इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी नागरिक तीनों ही पड़ोसी देशों से आया होगा वो नागरिकता पाने के लिए दावा कर सकता है। दूसरी सबसे खास बात है कि इसके तहत सिर्फ 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता मिलेगी, बहुसंख्यकों को नहीं। मतलब सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के शरणार्थी ही सीएए कानून के तहत नागरिकता पा सकेंगे। और इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि तीनों ही पड़ोसी मुल्कों में मुस्लिम वहां बहुसंख्यक हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि सीएए में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। तो 2016 में ये विधेयक पेश हुआ था और उसके बाद से संसद से इसको पास कर दिया गया था। लोकसभा में सबसे पहले 10 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ। उसके बाद से ये राज्यसभा में पहुंचा 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को राज्यसभा में भी ये पास हो गया। और 12 दिसंबर को सीएए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कानून बन गया। फिर सीएए को कल लागू कर दिया गया है। कल अधिसूचना इसकी जारी हुई है। इसको लेकर एक लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट भी देश भर में देखने को मिला था। सीएए को लेकर सियासत भी तेज है, कई तरह के सवाल भी हैं। तो अब हम आपको बताते हैं एक एक करके इस सवाल का जवाब कि आखिर सीएए की पूरी सच्चाई क्या है। पहला सवाल ये कि सीएए में क्या है, तो जवाब है कि इसमें शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दूसरा सवाल, क्या सभी शरणार्थियों को इसमें नागरिकता मिलेगी, तो इसका जवाब है नहीं। इसके तहत सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। और हां, इसके लिए 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत में शरण लेने वालों को नागरिकता मिलेगी। एक सवाल यह कि इसके दायरे में कौन होगा, जवाब है कि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी हैं। सबसे अहम पहलू यह है कि इससे किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। सवाल यह है कि नागरिकता के लिए इसमें करना क्या होगा, तो आपको अब बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा और बताना होगा कि वो भारत कब आए। नागरिकता कानून लागू होने के बाद से देश भर में खुशी की लहर है। तमाम शहरों में लोगों ने आतिशबाजी की है। कहीं पर होली मनाई गई, कहीं पर दिवाली मनाई गई, कई जगहों पर लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और सीएए लागू होने की बधाई दी। ज्यादातर लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। आप देश के 8 अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जगह जगह खुशी मनाई गई। सीएए लागू किए जाने के बाद से पुलिस और खुफिया एजेंसीज को अलर्ट पर रख दिया गया है। सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोशल मीडिया पर भी सुरक्षा एजेंसीज की नजर है, ताकि कोई गलत जानकारी ना फैलाई जा सके। किसी भी हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बीती रात को शाहीन बाग, जामिया, शाहदरा, जामा मस्जिद समेत दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था। दिल्ली के अलावा यूपी के कई शहरों में भी पुलिस अलर्ट पर है और वहां पर चौकसी बरती जा रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में भी पुलिस ने रात में फ्लैग मार्च किया। वहीं असम में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। बीती रात दिल्ली पुलिस के अधिकारी शाहदरा इलाके में पहुंचे। वहां पर मुस्लिम इलाकों में जाकर अधिकारियों ने युवकों से बातचीत की, उन्हें यह समझाया कि कैसे सीएए के मुद्दे पर उन्हें भटका सकते हैं लोग। पुलिस अधिकारी मुस्लिम बहुल इलाकों में सीएए के बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजर आए। लोग जो अपना किसी न किसी तरह से उल्टू सीधा करते हैं कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, नेता दिखाने के लिए, करने के लिए आप लोगों को उल्टी सीधी बातें बता के भड़का देते हैं। तो जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उसकी सुन भी लेते हैं और रिएक्शन भी, हर आदमी अपने हर चीज पे अलग अलग रिएक्शन देता है। मैं आप लोगों को इसलिए बताने आया हूँ कि वहाँ बड़े शांति से रह रहे हो, पाक महीना है, वही आपको बरगलाए तो उसकी बातों में नहीं आना। उसको क्लियर कट बता देना, भाई तू लिखित में दिखा दे हमें कहाँ पे हमारे हक को छीना जा रहा है। सीएए लागू किए जाने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। तमाम दलों ने पूछा कि चुनाव से ठीक पहले नागरिकता कानून की याद क्यों आई। बीजेपी ने भी विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना
कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। यही मोदी जी की गारंटी है। तो जिन लोगों का अपमान हुआ था उनको सम्मान देना, ये भारत की संस्कृति है। यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो इसलिए आपको तो ये आता नहीं है। आप तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाते हैं। आप तो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है। और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा और इस दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू, जैन, बुद्ध प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित हैं, वो यदि इस देश में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, विजन। सीएए को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी चिंता जताता रहा है और इसके लागू होने के बाद से मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम आगे का फैसला लेंगे। तो हम दूसरे मुल्क के लोगों को सिटीजनशिप दें तो इससे ना पॉपुलेशन में इजाफा होगा या पॉपुलेशन कम होगी, ये भी बड़ा मुद्दा है। बहरहाल उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, यही बात सबसे ज़्यादा एतराज़ की है। इसीलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब लोग हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और अपनी जो लीगल कमेटी है पहले उसकी रिपोर्ट आ जाने दें और उसके बाद आवाम के सामने बात रखी जाएगी। लिहाजा वहाँ के ऊपर नागरिकता की बात है। अगर से कुछ लोग सताए हुए लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में परेशान हैं या अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में परेशान हैं, तो सरकार उन लोगों को नागरिकता दे। मेरे ख्याल से कोई हर्ज की बात नहीं है। पहले यह देख ले कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नागरिकता के नाम पर मुल्क में कोई घिनौना खेल खेलने तो नहीं आए। पाकिस्तान से आजाद तरीके से आकर ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर ने भी सीएए को लेकर फैसले पर खुशी जाहिर की है। कहा कि इस कानून से उनको भी उम्मीद जगी है। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की और सीएए लागू किए जाने वाले फैसले का स्वागत किया। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन रेडी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। अब बात लोकसभा चुनाव की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं और इसी कड़ी में उम्मीदवारों के नामों पर विचार चल रहा है। कल ही दोनों ही राजनीतिक दलों की केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक में मंथन हुआ। बीजेपी ने जहां 99 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की, वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस की इस बैठक में 60 से ज्यादा सीटों पर नेताओं ने माथापच्ची की है।
एक तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी कमान संभाली। दोनों दलों का एजेंडा एक समान था, उम्मीदवारों का चयन। सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी की बैठक में क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार शुरू हो गया। बीजेपी सीईसी की यह दूसरी बैठक थी। राज्यों की लिस्ट तैयार थी। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजेपी नेताओं ने 25 सीटों पर प्रेजेंटेशन दिया और 25 उम्मीदवारों के नाम सुझाए। उसके बाद हिमाचल, फिर बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और चंडीगढ़ सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी नेताओं ने विचार किए। देश में नागरिकता कानून लागू किए जाने के बाद बीजेपी की ये पहली बैठक थी, लिहाजा पार्टी नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया। पार्टी नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया। पार्टी नेतृत्व चाहता था कि बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन उनमें से कई ने महासमर में किस्मत आजमाने से ही इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पहला नाम अशोक गहलोत का है, दूसरा नाम है सचिन पायलट का। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने बेटों के नाम लोकसभा चुनाव के लिए मीटिंग में प्रस्तावित किए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भी मुहर लगा दी। जिन नामों को सहमति मिली है उसके मुताबिक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दोबारा छिंदवाड़ा से उम्मीदवार होंगे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार से चुनावी मैदान में होंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले सचिन पायलट ने पार्टी को भरोसा दिया है कि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक खत्म हो गई। अब तीसरी बैठक 15 मार्च को होगी, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी विचार करेगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6 और टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेएसपी के खाते में 2 सीटें आए हैं। वहीं विधानसभा में टीडीपी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 10 और जेएसपी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस साल जून में आंध्र प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। निर्वाचन आयोग में आयुक्तों के खाली पद भरने की सरकार की खबर तेज हो गई है। चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक 14 मार्च को दोपहर 12 बजे तय हो गई है। पीएम आवास में यह बैठक होगी। ऐसी चर्चा है कि उच्च स्तरीय कमेटी 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर चर्चा करेगी। उम्मीद है कि चयन होने के बाद से दोनों चुनाव आयुक्तों को शपथ दिलाने में भी देर नहीं होगी और फिर संभावना है कि 15 या 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाए।